Good morning, students. Miscellaneous examples we are to solve now. और बहुत ही ध्यान से देखना है आपको किस तरह से क्वेश्चन कैरी होता है, किस तरह से क्वेश्चन का तरीका है सॉल्व करने का। ठीक है ना। कॉन्सेप्ट तो सारे क्लियर हैं, इसमें ज़्यादा कुछ खास तो है नहीं। फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का और स्टैंडर्ड टर्म का फॉर्मूला है, बाकी तो मेथड्स हैं। तो जैसे एग्जांपल नंबर 10 स्टार्टिंग में, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी, यानी ऐसी टर्म निकालनी इसमें एक्स नहीं होगा। मतलब अब इसमें यहाँ पे अगर फर्स्ट टर्म की बात करूँ तो इसमें एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में है और इसमें डिनोमिनेटर में। तो एक टर्म ऐसी आएगी जिसमें एक्स की पावर सेम हो जाएगी। फर्स्ट वाले टर्म की जो एक्स की पावर है, सपोज दैट यहाँ पे भी 6 हो गई, यहाँ पे भी इंटू हो गया 1/x की पावर 6 हो गई, तो ये कैंसिल हो जाती हैं। तो एक्स तो बचेगा ही नहीं, तो वो टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट टर्म कहलाती है। ठीक है, मैंने बताया भी था आपको। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे जनरल टर्म को, मान लेंगे कि जनरल टर्म जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, उसमें एक्स है नहीं। ठीक है, और उसको सॉल्व करेंगे तो उसमें एक्स कुछ ना कुछ तो आएगा इन टर्म्स ऑफ आर, इन टर्म्स ऑफ आर यानी कि फंक्शन आएगा आर का एक फंक्शन आएगा। ठीक है, एफ आर आएगा। तो हम इस एफ आर को, जो आर का फंक्शन आएगा, इसको हम 0 रख लेंगे, क्योंकि हमने इंडिपेंडेंट टर्म माननी है। इंडिपेंडेंट का मतलब उसमें एक्स होगा ही नहीं, एक्स होगा नहीं तो मतलब एक्स की पावर 0 होगी। तो हम क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल रख के आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो बस वो आर की वैल्यू डिसाइड कर दी कौन सी टर्म जो है इंडिपेंडेंट टर्म है। ठीक है ना। तो फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स हमें इसमें निकालनी है। तो लेट आर प्लस वन टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है ना। देन तब क्या होगा, हम करेंगे टी आर प्लस 1 निकालो, क्या आएगा यहाँ पे 6CR। फर्स्ट वाले टर्म में 3/2 एक्स स्क्वायर की पावर 6 माइनस आर और 1/3x, ये नेगेटिव है, इसकी पावर आर आएगी। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट अलग निकाल लो, एक्स अलग निकाल लो। तो कोफिशिएंट कौन कौन होगा, 6CR भी कोफिशिएंट में आएगा, 3/2 है और 3/2 की पावर 6 माइनस आर, ये भी कोफिशिएंट में आएगा। -1 है यहाँ पे, -1/3 कंप्लीट, इसकी पावर जो है आर होगी, ये भी कोफिशिएंट में आएगा। बचा एक्स, एक्स की पावर कितनी जाएगी, एक्स की पावर यहाँ 2 तो थी पहले से ही और 6 माइनस आर भी है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो 2 × 6 माइनस आर एक्स की पावर हो जाएगी इंटू 1/x की पावर आर यहाँ पे भी रहेगी। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व करते, 6CR 3/2 टू द पावर 6 माइनस आर माइनस 1/3 टू द पावर आर, और यहाँ पे x की पावर फाइनली इसको ऊपर ले जाऊँगा मैं। ठीक है, तो ये जाएगी 2 6 12 माइनस 2R माइनस आर, ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्लियर ना। तो अभी इसको सॉल्व करता हूँ। 6CR 3/2 टू द पावर 6 माइनस आर माइनस 1/3 टू द पावर आर, और यहाँ पे एक्स की पावर आ जाएगी 12 माइनस 3R। यूजिंग सिंस आर प्लस 1 टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सो कंसिडर x टू द पावर 12 माइनस 3R एज एक्स की पावर 0। इसको एक्स की पावर 0 एज्यूम कर लो, इम्प्लाइज दैट का साइन लगाओ, 12 माइनस 3R इजकल टू 0। यहाँ से R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4। इट मीन्स R की वैल्यू 4 आई, इट मीन्स TR प्लस 1 यानी कि T4 प्लस 1 दैट इज 5th टर्म जो होगी वो हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी। ठीक है, तो हेंस 5th टर्म विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ
एक्स, ठीक है। सो फिफ्थ टर्म निकाल लीजिए। नाउ फिफ्थ टर्म इज नाउ T5 इज इक्वल टू, बस यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए आर की, इतने में यहाँ रखोगे तो 0 ही आएगी। तो 6C4 3/2 टू द पावर 6 - 4 -1/3 टू द पावर 4, और यहाँ पे रखूँगा वैल्यू 12 - 12 x की पावर 12 - 3 × 4, वो 0 या नहीं है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो 6C4 को सॉल्व करूँगा, कितना आएगा 6 × 5 30/2 15 इंटू 3/2 की पावर आ जाएगी 2, दैट इज़ 9/4 आएगा। -1 की पावर आ जाएगी +1 और 3 की पावर 4 आ जाएगी 81। तो यहाँ से 9 9 जा 81 और 3 3 जा 9 3 5 जा 15, दैट इज़ 5/12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो 5/12 वो टर्म होगी, यानी फिफ्थ टर्म 5/12 है, और यही एक ऐसी टर्म है जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्जाम्पल नंबर 11, if the coefficients of a to the power r minus 1, a to the power r and a to the power r plus 1 in the expansion of 1 plus a to the power n are in arithmetic progression, यानी AP में है, prove that this, यानी कि according to question coefficient of a to the power r minus 1, a to the power r and a to the power r plus 1 आर इन ए पी, ये बोल रहा है। तो कोफिशिएंट्स निकाल लो, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ये जो है ए पी में है तो इसका कोफिशिएंट का डबल इन दोनों कोफिशिएंट्स के सम के इक्वल होगा, यानी कि दैट इज 2 × कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर आर इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर आर माइनस 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ ए टू द पावर आर प्लस 1, बस ये निकालना है। तो कोफिशिएंट निकाल लो इनका, कैसे निकलेगा 2 ए टू द पावर आर अब ए टू द पावर आर कौन सी इसमें आएगा 1 प्लस ए टू द पावर एन के एक्सपेंशन में ए टू द पावर कौन सी टर्म में आएगा। अब देखो अगर मैं 1 प्लस ए टू द पावर एन का एक्सपेंशन करूँ तो 1 प्लस एन ए प्लस एन सी 2a स्क्वायर प्लस एन सी 3a3, यानी कि यहाँ 3 है, ए टू द पावर 3 है, तो कौन सी टर्म बैठ रही है 1 2 3 4, एक फालतू बैठ रही है। तो अगर ए टू द पावर आर चाहिए तो कौन सी टर्म चाहिए मुझे आर प्लस 1 टर्म चाहिए, ठीक है। कौन सी टर्म आर प्लस 1, यानी कि हम इस बात कैसे लिख सकते हैं दैट इज 2 × कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 1 इजकल टू कोफिशिएंट ऑफ टी आर, एक फालतू चाहिए मुझे, ठीक है, आर माइनस 1 से एक फालतू कौन होगी टी आर, प्लस कोफिशिएंट ऑफ टी आर प्लस 2, ठीक है। तो ये मुझे चाहिए। तो टी आर प्लस 1 का कोफिशिएंट निकाल लो, कैसे निकलेगा 2 × एन सी आर 1 की पावर 1 आएगा ना, फर्स्ट टर्म 1 है ना, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म ए है, तो फर्स्ट टर्म की तो पावर छोड़ दो, बस ए की पावर कितना जाएगा आर, बस ए की पावर को रहने ही दो, इसकी तो कोफिशिएंट चाहिए इजकल टू यहाँ पे जाएगा एन सी आर माइनस 1 प्लस एन सी आर प्लस 1, ये कोफिशिएंट्स लिए मैंने ऑलरेडी, ठीक है। ये सिर्फ कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है ए की पावर आर माइनस 1 जिस टर्म में आएगा उसका, एन सी आर माइनस 1 कोफिशिएंट है जिसमें ए की पावर आर आना है, क्योंकि इनटू में ए की पावर आर ही आना है, बस और कुछ नहीं आना इसमें। नहीं तो ये वाला तो था मिडिल वाला ए टू दी पावर आर, ये आर माइनस 1 वाले का कोफिशिएंट है और ये आर प्लस 1 वाले टर्म का कोफिशिएंट है, ठीक है। बस इसको सॉल्व करके इक्वल लाना है, ठीक है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड ले लो या राइट हैंड साइड ले लेता हूँ, ठीक है। नहीं एपी में है, दोनों साइड सॉल्व करनी है, मतलब ये लाना है आंसर, ठीक है। चलिए तो 2 × n फैक्टोरियल अपॉन
आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इजकल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर माइनस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे एन फैक्टोरियल अपॉन आर प्लस वन फैक्टोरियल और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। देखो मेरे आर बनाने के दो तरीके हैं, तो कंफ्यूज मत होना। कहीं पे मैं आर इस तरह का बना देता हूँ और कहीं पे आर इस तरह का, तो डोंट बी कंफ्यूज। चलिए ऊपर तो मैं न्यूमरेटर में से फैक्टोरियल एन कॉमन लेके कैंसिल आउट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन, अच्छा इन दोनों आर माइनस वन और आर प्लस वन में सबसे छोटा कौन है? आर माइनस वन है। तो सबको आर माइनस वन बना लो। कैसे? आर माइनस वन ऐसे बनेगा, एन माइनस आर को एज इट इज रहने दो इक्वल टू, यहाँ पे एन कॉमन लेके काट दिया हमने, है ना। यहाँ पे आर माइनस वन फैक्टोरियल ही रहने दो और एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल ऐसे रहने दो। प्लस यहाँ पे वन आ जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में। यहाँ पे आर प्लस वन को लिख सकता हूँ मैं, आर प्लस वन बाहर निकाला तो आर बचेगा अंदर, आर को बाहर निकाला तो आर माइनस वन फैक्टोरियल बचेगा। तो ये एन माइनस आर माइनस वन, ठीक है। अब वो फाइनली आर माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन लेके कैंसिल आउट, ठीक है। तो क्या बचा हमारा? ये बचेगा 2 अपॉन आर इंटू एन माइनस आर इजकल टू 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन आर प्लस वन इंटू आर इंटू एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ऐसे ही फैक्टोरियल इसका सेकंड वाले का चेंज कर लो, इनका यानी कि इनका भी कॉमन लेके कैंसिल करते हैं। तो एन माइनस आर प्लस वन और एन माइनस आर माइनस वन में सबसे छोटा कौन है? एन माइनस आर माइनस वन छोटा है। तो सबको एन माइनस आर माइनस वन मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो आर यहाँ पे इसे लिख दूंगा एन माइनस आर कॉमन, क्या बचेगा? एन माइनस आर, एक और कम हो गया, एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस वन में सबसे बाहर निकाला एन माइनस आर प्लस वन बाहर निकाला तो बचा एन माइनस आर भी बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा अंदर? एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस यहाँ पे एज इट इज रहने दो आर इंटू आर प्लस वन और एन माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये भी कॉमन लेके कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी फैक्टोरियल का मतलब खत्म हो गया, तो बचा 2 अपॉन आर इंटू एन माइनस आर इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर इक्वल टू 1 अपॉन आर इंटू आर प्लस वन। और यहाँ पे सॉरी ये लग गया मेरे पास प्लस, मुझे लगाना था प्लस लगाना था, इक्वल टू लग गया था, ठीक है। अब इसको सारे को सॉल्व करके जैसे भी आप फ्रैक्शन सॉल्व करोगे कर लेना, आपकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी ये लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये आप कर लोगे, ज़्यादा इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं रहा, ठीक है ना। यानी कि कोई एलसीएम लेके कैंसिल करके सब आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 12, शो दैट द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n की एक्सपेंशन में मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है 1 प्लस एक्स टू द पावर 2n माइनस वन की जो इसकी दो मिडिल टर्म आएंगी, फर्स्ट और सेकंड, इसकी एक ही मिडिल टर्म आएगी फर्स्ट, ठीक है। 1 बोल देता हूँ, 1 फर्स्ट एक ही मिडिल टर्म आएगी 1, ठीक है। तो ये जो कोफिशिएंट है ये इन दोनों के सम के इक्वल है, ये प्रूफ करना है कोफिशिएंट मिडिल टर्म्स का, ठीक है। तो मिडिल टर्म मैंने बताया था, मिडिल टर्म क्या होती है? अगर पावर इवन है तो उसका हाफ कर लो, जस्ट हाफ, सॉरी उसमें टू ऐड करके जस्ट हाफ कर लेंगे तो ये मिडिल टर्म होगी। और जो ओड टर्म है क्या कहते हैं? जस्ट हाफ करेंगे उसका, यानी इसकी दो मिडिल टर्म आएंगी, एक तो आ जाएगी सॉरी इसकी एक तो आ जाएगी 2n माइनस वन प्लस 1 अपॉन 2 और एक आ जाएगी दूसरे वाली 2n माइनस वन प्लस 1 अपॉन 2, यानी कि एक नेक्स्ट तो है ही और प्लस 1 एक और। ये दो मिडिल टर्म्स आती हैं हमारे पास, ठीक है ना।
1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इसकी तो एक टर्म आ गई +2/2 करके, और यहाँ पे 2 टर्म आती हैं, और 2n/2 मतलब -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2n/2 यानी कि n, और यहाँ पे n+1 टर्म जो होगी वो क्या होगी, मिडिल टर्म होगी। ठीक है, तो कोफिशिएंट निकालना है, तो बस यही बातें आपको लिखनी है। मिडिल टर्म in the expansion of 1 plus x to the power 2n will be 2n plus 2/2th term, है ना, that is nth term। ठीक है ना, nth term। ठीक है, so Tn is equal to NC n-1, यही तो आएगी NC n-1, क्योंकि कमाई, क्योंकि हम इसमें से ऐसे लिखेंगे ना इसको, n को n-1 + 1, एक 1 अलग से ये ना मुझे फ्री, x की पावर n-1 ये आएगी। तो कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ Tn इज इक्वल टू NC n-1, ये आ गया। ठीक है, इसको याद रखो बस, NC n-1 आया। सेम टू सेम 1 + 2x, सेम ऐसे करो। Now middle terms in the expansion of 1 plus x to the power 2n minus 1 will be nth term and n+1th term, ये वाली टर्म होंगी। दोनों में निकाल के दिखा दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। सो कोफिशिएंट ऑफ nth टर्म क्या होगा, इसका जो टोटल n है वो 2n-1 है, 2n-1 c n-1 एक कम हो जाएगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ n+1th टर्म इज इक्वल टू 2n-1 c n। ठीक है, बस इनके सम कर लो। नाउ 2n-1 c n-1 प्लस 2n-1 c n इज इक्वल टू 2n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल और 2n-1 माइनस n+1 फैक्टोरियल प्लस 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n-1 माइनस n फैक्टोरियल। ठीक है, 2n-1 फैक्टोरियल तो ले लेता हूँ कॉमन, क्या बचेगा 1/n-1 फैक्टोरियल, या 1 से 1 कैंसिल और n फैक्टोरियल बचेगा, प्लस 2n-1 सॉरी यहाँ तो 1 बचा था, और 1/n फैक्टोरियल और यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल बचेगा। ठीक है, अब यहाँ से अच्छा ये तो सेम हो गया बिल्कुल, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर बचा। ठीक है ना, तो ये 2/, हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा 2 × 2n-1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ इसमें, मुझे आंसर क्या लेना, 2nc
n-1 लाना है, आई थिंक सो, क्योंकि इसका आया था 2n प्लस 2/2 n+1, हाँ 2nCn लाना, मुझे आंसर क्या लाना था 2nCn, मैंने लिखा भी था, शायद मैंने वहाँ पे गलती से n-1 लिख दिया था आई थिंक सो, क्योंकि 1 प्लस x⁴2n की एक्सपेंशन जो मिडिल टर्म आएगी वो आ जाएगी 2n प्लस 2/2 टर्म आएगी, यानी कि n+1 टर्म आएगी। तो सीधी सी बात है r की वैल्यू n है और n की वैल्यू 2n, तो 2nCn आएगी, ठीक है। तो 2nCn मुझे आंसर लाना है, चलिए देखते हैं 2nCn कैसे आएगा। तो मैं ऊपर नीचे n से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जब यहाँ n से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n अंदर चला जाएगा, तो ये जगह 2n फैक्टोरियल 2n-1, यहाँ पे भी n फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल। अब ये 2n को अगर मैं अंदर लेके जाता हूँ तो ये 2n फैक्टोरियल बन जाएगा, और इस n को इसके अंदर लेके जाता हूँ तो n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल बन जाएगा, और इसको क्या बोल सकते हैं 2nCn बोल सकते हैं, ठीक है। तो इक्वल टू इसको लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ t n+1, है ना, n+1 टर्म जो होगी उसका कोफिशिएंट है ये, इन एक्सपेंशन ऑफ 1 + x⁴ 2n, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोफिशिएंट्स ऑफ a⁴ इन द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। इसका बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करना है, तो 1 + 2a⁴ का अगर एक्सपेंशन करता हूँ मैं, तो 1 + 4⁸ प्लस 4c2 2a⁴ प्लस 4c3 2a³ प्लस 4c4 2a⁴ ये आएगी, ठीक है। और अगर मैं 2 - a⁵ का एक्सपेंशन करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 5c0, यानी कि 1 इंटू 2⁵ - 0 इंटू 2⁵ माइनस 5 इंटू 2⁴ इंटू -a, एक्सपेंशन करना आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5c2 2⁵ माइनस a⁵2 आ जाएगी, और इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। अब मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, लास्ट की टर्म बता रहा हूँ आपको। लास्ट की टर्म आएगी 5c5 अच्छा ये यहाँ प्लस आएगा, ये मैंने माइनस यहाँ भी लगा दिया, यहाँ भी लगा दिया था। लास्ट की टर्म आएगी 5c5 2⁵0 और माइनस a⁵5। अब जरा ध्यान से देखो, मुझे चाहिए प्रोडक्ट, इनका दोनों की मल्टीप्लाई होगी। मल्टीप्लाई कैसी होगी, 1 की मल्टीप्लाई सारे टर्म्स में होगी, फिर 8a की मल्टीप्लाई सारे टर्म्स में होगी, 4c2 की मल्टीप्लाई सारे टर्म्स में होगी, 4c3 की मल्टीप्लाई भी सारे टर्म्स में होगी। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, मैंने डायरेक्ट लिखा है सॉल्व करके, ये 4c1 4c0 नहीं लिखा, वरना ये 4c0 आता, ये 4c1 आता और सॉल्व होता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ भी मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये 4c0 आता है, यहाँ पे भी 4c0 2⁵ माइनस a⁴, तो उनको क्यों लिखना, उनकी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई होगी, 1 की मल्टीप्लाई सब में, फिर 8a की मल्टीप्लाई सब में, फिर इस वाले टर्म की मल्टीप्लाई सब में, लेकिन मुझे सिर्फ a⁴ वाली टर्म्स चाहिए कि मल्टीप्लाई होने के बाद a⁴ आ जाए। तो इस 1 की मल्टीप्लाई कहाँ पे होगी, जो a⁴ बनेगा, इससे जो एक नंबर पहली टर्म है, यानी कि 5c4 2⁴ और माइनस a⁴ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मुझे a⁴ मिलेगा। तो लिख देंगे नाउ टर्म्स रिलेटेड टू a⁴ कौन कौन सी होंगी, यहाँ पे अगर इसमें 1 की कंप्लीट टर्म लिखूँ तो ये आ जाएगी 4c0 1 की पावर 4 - 0 यानी कि 4 और 2a⁴ ये आएगी, यानी कि इस 1 को सॉल्व करके ये आएगा, मतलब इसको सॉल्व करके 1 आया था, ठीक है। तो मैं फाइनली यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ी सी जगह कम है, मैं सारा रफ कर देता हूँ, यानी कि ये वाला पोर्शन यहाँ लिख रहा हूँ, क्या था वो, इस पर ध्यान दो सिर्फ। 4c0 1 की पावर 4 - 0 यानी कि 4 और 2a⁴, इसकी मल्टीप्लाई किस में होगी, a⁴ वाली टर्म में, यानी कि a⁴ कौन सी में आएगा, 5th टर्म में आएगा,
यानी कि 5c4 2 टू द पावर 5 माइनस 4 दैट इज़ 1 और माइनस a की पावर क्या आएगी 4, एक तो ये आएगी। फिर दूसरा प्लस करके यहाँ पे 4c1 एक बढ़ेगी 1 की पावर 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 और 2a की पावर बनेगी 1, तो यहाँ पे 3 वाली आएगी 5c3, यानी कि ये बढ़ेगी तो ये वाली घट जाएगी ऑटोमेटिकली 4c3 2 की पावर 2 आ जाएगी और माइनस a टू दी पावर 3। देखो जरा यहाँ पे 2a की पावर 1 है, यहाँ पे 2a की माइनस a की पावर 3 है, तो मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 4। तो ये सारी टर्म्स प्लस हो जाएंगी जितनी भी है, प्लस 4c2 एक और बढ़ा दिया मैंने 1 की पावर 2 आ जाएगी और 2a की पावर भी 2 आ जाएगी। यहाँ पे 5c एक कम कर दो 5c2 2 की पावर एक बढ़ा देते 3 5 माइनस 4 हाँ ठीक है, और यहाँ पे माइनस a टू दी पावर 2 ठीक है, प्लस यहाँ पे एक और बढ़ाता हूँ 4c3 1 टू दी पावर 1 2a का आ जाएगा क्यूब और इंटू यहाँ पे 5c1 2 टू दी पावर 4 माइनस a टू दी पावर 1 ठीक है। एक टर्म और बची लास्ट वन, प्लस करके लिखना प्लस 4c4 लास्ट टर्म 1 टू दी पावर 0 2a की पावर आ जाएगी 4 इंटू 5c0 2 टू दी पावर 5 और माइनस a की पावर 0। आप इनको सबको सॉल्व करके प्लस कर देना, आपको टर्म मिल जाएगी ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 करते हैं। फाइंड द rth टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a टू दी पावर n। फ्रॉम द एंड निकालनी है, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड जैसे AP में करते थे फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड ठीक है। तो एंड से तो कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, हम इसको हम देख लेंगे अगर ये एंड से rth टर्म बैठ रही है तो स्टार्टिंग से कौन सी टर्म बैठेगी, विच टर्म कौन सी टर्म ये आएगी ठीक है। तो अब ध्यान दो जरा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज दैट यहाँ पे 7 टर्म्स है, कितनी 7 टर्म्स, मैं कह रहा एंड से थर्ड टर्म है, एंड से टोटल टर्म्स कितनी है 7, टोटल टर्म्स 7 है और एंड से कौन सी टर्म है ये थर्ड टर्म, एंड से थर्ड है, टोटल 7 फ्रॉम एंड थर्ड टर्म है, तो स्टार्टिंग से कौन सी बैठेगी 1 2 3 4 5 फिफ्थ, फ्रॉम बिगनिंग कौन सी बैठेगी 5, यानी कि 5 और 3 को ऐड करूँगा तो इससे एक फालतू आएगा ठीक है। यानी कि अगर मुझे 7 टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 6 होनी चाहिए, तब 7 टर्म आएंगी, यानी कि टोटल वैल्यू n की जो वैल्यू होगी वो 6 होगी, तो उसमें कितनी टर्म होंगी 7 और 7 टर्म होगी। अगर वो जैसे 8 टर्म है तो इस 7 में भी एक और ऐड हो जाएगा, टोटल 8, और 8 अगर हो जाएगा तो उसमें से r को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें से 3 को माइनस करेंगे तो 5th ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। दैट इज़, अगर ये तो थी समझाने वाली बात, समझ में आ गई वो तो अच्छी बात है। अगर मैं इसको रटने वाली बात करूँ, टोटल n की वैल्यू n है, टोटल टर्म्स कितनी होंगी, टोटल टर्म्स इक्वल टू n+1, एक ज़्यादा होगी। फ्रॉम दी एंड, फ्रॉम एंड कौन सी टर्म चाहिए मुझे r, फ्रॉम बिगनिंग निकालनी, फ्रॉम बिगनिंग अभी अभी मैंने बताया, फ्रॉम बिगनिंग और फ्रॉम एंड इन दोनों का सम, इसके एक फालतू के इक्वल आता है, एक और ज़्यादा जो बैठेगा उसके इक्वल आता है। तो यानी कि यहाँ पे n+1+1 करके जो आएगा वो r प्लस ये क्वेश्चन मार्क में लगाया है, इसके सम के इक्वल आएगा। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, n+1+1 माइनस r, ये फ्रॉम द बिगनिंग हो जाएगा, फ्रॉम द बिगनिंग। तो लिख देंगे यानी कि n+2 माइनस r, सीधी सी बात है, n में 2 ऐड करो और r माइनस कर दो, फ्रॉम बिगनिंग हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ, लिख देंगे r टर्म फ्रॉम द एंड और
n+2 माइनस rth टर्म फ्रॉम बिगनिंग, बस निकाल दो। Tn-r+2 आपको निकालना है, तो ऐसे हो जाएगा Tn-r+1+1, ये तो r हो जाएगा, ये +1 मुझे फ्री चाहिए, तो हम लगा देंगे Nc(n-r+1) x⁴ n-n+r-1, माइनस हो जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, और इंटू सेकेंड टर्म की पावर है a⁴n-r+1। सॉल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 15, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। आई थिंक आप लोग कर दोगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम TR यानी r+1 टर्म को मान लेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो ये आ जाएगा NCR, फर्स्ट जो है x का क्यूब रूट है, उसको x⁴ लिखेंगे की पावर n-r इंटू 1/2, इसको भी x का क्यूब रूट लिखेंगे, इसकी पावर आ जाएगी r। कोफिशिएंट अलग निकाल लेंगे, 1/2 की पावर r, कोफिशिएंट हो जाएगा हमारा x⁴ n-r/3, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, और ये पावर माइनस हो जाएगी आगे, -r/3 मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है ना, मल्टीप्लाई तो होगी ना, इसको 0 रख देना, n-r/3 -r/3 इक्वल टू 0 रखोगे, तो अच्छा n तो है, n की जगह तो 18 भी रखना है, तो ये आ जाएगा 18 -2r/3 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू आ जाएगी 9। दैट इज 10th टर्म जो होगी वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी। तो यहाँ पे कोफिशिएंट चाहिए हमें, ये निकाल देना बस आप कोफिशिएंट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16, द सम ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस is 559. Find the term of the expansion containing x³। तो मुझे m की वैल्यू चाहिए, उसके बाद ये निकल जाएगा हमारा, ठीक है। m की वैल्यू तो क्या आएगा, पहली 3 टर्म्स का जो कोफिशिएंट्स है उनका सम, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो होगी x, फर्स्ट 3 टर्म्स का कोफिशिएंट्स ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ x - 3/x² की पावर m इज इक्वल टू क्या क्या होगी। पहला तो होगा हमारा MC (0), x⁴m-0 और -3/x² की पावर 0, यानी कि ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, यानी कि x की पावर m रह गया हमारा, ठीक है, x की पावर m रह गया। अच्छा, कोफिशिएंट चाहिए, तो कोफिशिएंट तो 1 होगा, बस इसका कोफिशिएंट तो 1, ठीक है। दूसरा कॉमा लगा के लिख रहा हूँ सेकंड, क्योंकि मैंने कोफिशिएंट्स बोला, सम नहीं बोला अभी। सेकंड वाली जो टर्म होगी वो होगी MC1, यानी कि m तो इंटू में आएगा, x की पावर कुछ भी रही हो लेना नहीं है, x² की पावर कुछ भी रही है लेना नहीं है, -3 की पावर आएगी 1, ठीक है। ये कोफिशिएंट आएगा, यानी कि -3m आ जाएगा, सीधा आ जाएगा -3m, या आप लिख भी सकते हो MC1 -3 की पावर m, ठीक है। यहाँ पे भी आप MC0, यहाँ पे भी आप MC0 और -3 की पावर 0 शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे MC2 और -3 की पावर 2, तो या दैट इज करके लिख देना सॉल्व करके, दैट इज 1, -3m, और यहाँ पे 9 हो जाएगा, और MC2 की वैल्यू आ जाएगी m × m - 1/2, तो
m इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 और यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगे 3 टर्म। सम ले लेंगे। नाउ सम ऑफ द कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू, नाउ सम ऑफ कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 559, बस m की वैल्यू निकल जाएगी। दैट इज 1 माइनस 3m प्लस 9m इंटू एम माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 559। और इसको आप सॉल्व करोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो m की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी सॉल्व करने के बाद में, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉल्व करने के बाद में 12। कितनी आ जाएगी? 12। बस आपको एक्स क्यूब निकालना है, यानी कि ऐसी टर्म, फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग एक्स क्यूब। टर्म निकालने इसमें एक्स क्यूब आए तो एक्स क्यूब किस में आएगा? अब हमें नहीं पता तो लेट वही r+1 टर्म मान लेंगे। ठीक है ना, ये एक्स क्यूब देख लो किस में आएगा। TR+1 निकालते, TR+1 इज इक्वल टू MCR 12CR, 12 आई थी ना वैल्यू, 12CR एक्स टू दी पावर 12 माइनस R माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर R। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 12CR माइनस 3 की पावर R और एक्स की पावर आ जाएगी 12 माइनस R और माइनस 2R, और इसको हम लिख देंगे एक्स क्यूब के इक्वल, क्योंकि एक्स क्यूब मुझे बनाना है इसका। तो 12 माइनस R माइनस 2R किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। तो यहाँ से R की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी 3, आई थिंक सो। कितनी? R की वैल्यू आ जाएगी 3, और जब R की वैल्यू 3 आ जाएगी तो यानी फोर्थ टर्म है, तो फोर्थ टर्म निकाल देना। सो T4 इज इक्वल टू 12C3 एक्स टू दी पावर, एक्स को तो छोड़ दो बस, 12C3 माइनस 3 की पावर 3, ये आपका कोफिशिएंट आ जाएगा। इन टर्म भी निकाल देना, एक्स क्यूब तो आएगा साथ में। ठीक है, इंटू एक्स क्यूब यहाँ पे लिख देना। ठीक है, देखिए लास्ट वन, इफ द कोफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस आर इक्वल, फाइंड आर। इजी क्वेश्चन है ये, मैं आपको नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा भी दिए। आपको ये वाली टर्म निकालनी है, ये वाली टर्म निकालनी है, इनके कोफिशिएंट निकाल लेना और कोफिशिएंट्स को आपस में इक्वल रख देना, आर की वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगी आपकी। ठीक है ना, ये अगर मैं आपको बताना भी चाहूँ थोड़ा सा, चलो सॉल्व भी कर देता हूँ। R-5 फिफ्थ टर्म 34C R-6, ये कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, और ये किसके इक्वल आएगा? 34C 2R-2 के, क्योंकि एक एक कम हो जाएगा ना, क्योंकि एक प्लस निकालूंगा ना फ्री। बस इसको सॉल्व कर लेना आप। 34 फैक्टोरियल अपॉन R-6 फैक्टोरियल और 34 माइनस R प्लस 6 दैट इज़ 40 माइनस R फैक्टोरियल अलग हो जाएगा। यहाँ पे 34 फैक्टोरियल 2R-2 फैक्टोरियल और यहाँ पे 36 माइनस 2R फैक्टोरियल अलग, इससे तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आप लोग क्या करोगे, यहाँ से 40 माइनस R को बाहर निकालोगे या कंपेयर भी कर सकते हो, ऑन कंपैरिजन से भी हो जाएगा। ठीक है, कंपेयर अगर करनी हो, कभी भी कंपेयर करनी हो, ध्यान रखना, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यानी R-6 इज इक्वल टू 36 माइनस 2R, तो यहाँ से 3R इज इक्वल टू 42 और R इज इक्वल टू 21 आएगा। कितना? कुछ नहीं, 3 से डिवाइड करके 14 आएगा, सॉरी, R से डिवाइड करके आ जाएगा 14। ठीक है, क्योंकि जो रूल होता है, देखो रूल क्या होता है, अगर NCR जो है वो NCP के इक्वल है। देखो ध्यान देना, अगर दो ऐसे इक्वल हैं आपस में, तो यहाँ से जो रूल लगता है वो ये लगता है कि या तो R P के इक्वल है या तो R P के इक्वल है,
या आर एन माइनस पी के इक्वल है। तो जैसे हमने अभी फॉर्म ये लगाया था, अभी हमने कोफिशिएंट्स निकाले, जैसे कंपेरिजन में कंपेरिजन की थी अभी 34C आर माइनस 6 आया था यहाँ पे इजिकल टू 34C 2R माइनस 2 आया था। तो यहाँ पे ये समझो ऊपर तो सेम है 34 है, यहाँ पे P है और यहाँ पे R है और यहाँ पे P है। तो ये R माइनस 6 या तो डायरेक्टली 2R माइनस 2 के इक्वल होगा या फिर ये R माइनस 6 N माइनस P के इक्वल होगा, यानी कि 34 माइनस 2R माइनस प्लस 2 के इक्वल होगा। तो दोनों से जो वैल्यू निकलेगी उनमें एक वैलिड वैल्यू होगी। तो एक तो आ जाएगी R की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करके -4, हाँ, और यहाँ से R सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 14। तो दिस इज़ इनवैलिड वैल्यू, दिस इज़ वैलिड वैल्यू। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे, एक्सरसाइज नंबर 8। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।